इंटू डी एक्स और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन। अब क्योंकि y जो था वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं x dx। और x की वैल्यू कहां से कहां तक के लिए निकालना है हमें एरिया? 0 to x y। अच्छा, यहाँ पे इस ना क्वेश्चन में 0 से 6। यहाँ पे ना क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे ना y इक्वल्स टू 0 आएगा। और जो हमारे पास x की रेंज हो रही है, जैसे आप ग्राफ से भी देख सकते हो, हम सिर्फ 2 से 6 तक ही x की वैल्यू लेंगे। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। क्वेश्चन में बोला गया हमें एरिया बताना है जो यस मैम। बना रही है y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस। जब x की वैल्यू कहां से जा रही है, 2 से लेके 6 तक, तो 2 हमारी लोअर लिमिट होगी, अपर लिमिट कौन सी लिमिट होगी? 2 मैम लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, और लोअर जो हमारी 6 है वो हमारी अपर लिमिट हो जाएगी। लिमिट। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन ma'am. करेंगे तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन करके x का? 2 x2 x स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट्स लगा दी 2 से 6 तक। अब जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा पहले 6 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर अपॉन 2। याद आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ से आ जाएगा 36 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2 और आंसर कितना हो गया? कितना हुआ इस क्वेश्चन का आंसर? सिक्सटीन। हमारे पास आएगा फर्स्ट टर्म 16 माइनस 2, जिससे आंसर आया 16। समझ आया सब? यस मैम। तो बस जो भी फंक्शन होगा जो y एक्सिस पे बन रही है चीज, उसका हम बस वही टर्म लेंगे क्योंकि वो चेंज हो रही है यहाँ पे, और dx की जगह वो भी कोई भी वेरिएबल जो चेंज हो रहा है, और फिर हम लिमिट लगा। समझ आया है सबको? यस मैम। यस मैम। तो इसमें और कुछ नहीं है, बस यही था। मैंने आपको ऑलरेडी स्लाइड शेयर कर रखी है वाली, तो आप उसमें से रेफर कर सकते हो। अब मैं दूसरे डिवाइस से, तो 1D क्या होता है अगर मैं पूछूं तो आप लोगों से? वन डायमेंशन का मतलब क्या होगा? मैम वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में चलेगा। जैसे यहाँ पे ये जो आदमी घूम रहा था इतनी देर से, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, है ना? तो अब हम मोशन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। तो मोशन जैसी वर्ड आ गया तो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच की बात कर रहे हैं? मैकेनिक्स। तो जब भी जैसे फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, तो वो ब्रांच जो सिर्फ और सिर्फ मोशन और उसके बारे में सब चीजों की बताती है, वो ब्रांच होती है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स 2 टाइप्स की पढ़ते हैं, एक काइनेमैटिक्स होती है और एक होती है डायनामिक्स। दोनों में फर्क क्या है? मान लेते हैं आपको प्यास लग रही है, ठीक है, और आपको पानी चाहिए, तो आप पानी तक कैसे पहुंचोगे? मोशन करके। मोशन करके। चल के जाओगे पानी तक? यस मैम। और आप चल के क्यों चल रहे थे? पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए। पानी के लिए। ठीक है, तो हमारे पास मैकेनिक्स की 2 ब्रांच होती है, एक बताती है कि हम चलते कैसे हैं और एक बता रही है हम क्यों चलते हैं। ये बात समझ आई दोनों टर्म्स? यस काइनेमैटिक्स हमें बताती है कि हाउ थिंग्स मूव, पर डायनामिक्स हमें बताती है व्हाई थिंग्स मूव। पानी पीने गए वो डायनामिक्स हो गया और चल के गए वो काइनेमैटिक्स हो गया। क्लियर है ये? यस मैम। अब अगर मैं आपसे, मोशन क्या होता है? मैम जो अपनी पोजीशन को चेंज करे। और रेस्ट? मैम जो अपनी पोजीशन को मतलब एक ही जगह मोशन ना करे। करेक्ट, जो अपनी पोजीशन को चेंज करे वो मोशन हो जाएगा, जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है वो रेस्ट हो जाएगा।
जैसे अभी मेरे को लग रहा है कि आप सब लोग रेस्ट पे हो और यहाँ पे इस कॉल को अटेंड कर रहे हो, पर मैं भी आप सब घर में इधर से उधर घूम रहे हो या फिर कहीं बाहर चले गए क्योंकि छुट्टी पड़ी हुई है ना, तो हो सकता है आप मोशन में हो, पर मेरे हिसाब से आप रेस्ट पर। तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे ये बच्चा टीवी देख रहा है, यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है, हिल भी नहीं रहा है, वो टीवी में खो गया है, तो ये बच्चा आप बोलोगे रेस्ट पर है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब क्या है, अब ना एक ऑब्जर्वर हमें इस बच्चे को स्पेस से देख रहा है, तो इसको दिखेगा कि अर्थ तो गोल गोल घूम रही है और इसी अर्थ पे ये बच्चा है, तो ये बोलेगा ये बच्चा भी गोल घूम रहा है। तो उस इंसान के लिए यही सेम बच्चा जो आपके लिए रेस्ट पे था वो मोशन पे आ गया। तो रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है कि देखने वाला मतलब ऑब्जर्वर कौन है। ये बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ना ही कोई चीज हमेशा परमानेंट रेस्ट पे हो सकती है, ना ही कोई चीज परमानेंट मोशन में हो सकती है। हमारे पास हमेशा कोई ना कोई ऑब्जर्वर तो मिल ही जाएगा जिसके लिए वो चीज रेस्ट पे है या फिर मोशन में है। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट, मतलब बिल्कुल मोशन में या फिर बिल्कुल रेस्ट में रहने वाली कोई चीज नहीं होती। अब यहाँ पे ये बच्चा बैठा है बाहर पेड़ के पास और ये इस बस को देख रहा है और बस ऐसे ही राइट साइड में जा रही है, तो ये बोलेगा कि बस मेरे से 10 डिस्टेंस दूर राइट साइड गई। अभी 10 क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये जो डिस्टेंस मेजर कर रहा है वो अपनी जगह से बता रहा है कि मेरी जगह से 10 डिस्टेंस गई है। ये बात समझ आई? यस यस मैम। यस मैम। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा केस लेते हैं। इसमें बच्चा इस बस पे ही चढ़ गया, बस में जगह नहीं थी। अब क्या हो रहा है, अभी बस आगे जा रही है पर इसको लग रहा है कि पेड़ इससे दूर जा रहा है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना किसी भी कार बस में कि जो आसपास के सारे पेड़ हैं वो पीछे जाते जा रहे हैं, यस मैम। यस मैम। पर एक्चुअली में क्या वो पीछे जाते हैं? नो नो मैम। मैम। वो पीछे नहीं जाते हैं, वो रेस्ट पे ही रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो बच्चा है इसने फिर से अपनी जगह से जब देखा तो इसको लग रहा है पेड़ 10 डिस्टेंस दूर चला गया, पर एक्चुअली में अब वो बस पे बैठा था तो इसलिए वो बस ही नहीं दिख रही है उसे हिलती हुई, क्योंकि वो तो बस पे बैठा हुआ, बस थोड़ी हिल रही है, पर उसे लग रहा है कि वो पेड़ पीछे जा रहा है। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखी है, मोशन इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार होता है मैम। है ना? यस मैम। यस मैम। तो आपकी मम्मी के भाई आपके क्या लगेंगे? मामा। मामा। पर आपकी मम्मी के क्या लगते हैं वो? मैम भाई। 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 है ना? तो अब जैसे ही आपने इंसान बदल दिया, रिलेशन बदल गया। क्या आपके लिए तो वो मामा थे पर आपकी यस मम्मी मैम। के लिए वो भाई। ऐसे इमोशन बिना रिलेशनशिप की तरह होता है। वो इस पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कौन है। जैसे ही हमने ऑब्जर्वर बदल दिया, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है मोशन से रेस्ट पे आ जाए या फिर रेस्ट से मोशन पे आ जाए। ये पॉइंट समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लेते हैं आप और आपका कोई फ्रेंड या ट्रेन में जा रहे हो, दोनों आप दोनों सीट मिल गई आपको, आप बैठ गए यहाँ पे बी और सी, और ये एक फ्रेंड पीछे रह गया ए, इसकी मम्मी ने परमिशन नहीं दी, वो नहीं जा रहा है। अब ट्रेन चलने लग रही है, तो ये बताओ सी को क्या लगेगा, बी रेस्ट पे है या मोशन में? बी रेस्ट में। बी रेस्ट में। है ना? बी रेस्ट। सी को ही लगेगा कि बी तो बैठा हुआ एक ही जगह पे, पर जो ए फ्रेंड बाहर रह गया उसको क्या लगेगा, बी रेस्ट पे है मोशन पे? मोशन। मोशन में लगेगा। मोशन पे। तो अब वो एक्सप्लेन करा कि अगर हमने क्या किया, ऑब्जर्वर बदल दिया तो रिलेशन चेंज हो गया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो रेफरेंस क्या होता है? बेसिकली जैसे आप कभी भी बताते हो कि मैं, जैसे आप बोल रहे हो कि आपने पढ़ाई अच्छी करने लग गए, तो आप किस बेस पे बता रहे हो? कि आपके मार्क्स अच्छे आने लगे, इस बेस पे ही बता रहे होगे? यस यस मैम। आपने किसी चीज के रेफरेंस में बताया कि मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे, इसका मतलब ये है कि मैं पढ़ाई अच्छी करूँ। ऐसे ही सपोज मेरे पास यहाँ पे जब पोजीशन बताने होते हैं तो किसी चीज के रेफरेंस से बताई जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे चार ऐसे 3 बॉक्स बना देते हैं,
अब इनके बीच में डिस्टेंस है 5, इनका है ए बी सी नाम, ए से सी के बीच में डिस्टेंस कर देते हैं। अब बताओ सी ए से कितना दूर है? हम 12 मैम 12 12 है, ये 12 है। सी ए से कितना दूर है? 12 है ना? और सी बी से कितना दूर है? मैम 7 7 है ना? तो जैसे आपने अपना अब पहले वाला जो केस था जब 12 आ रहा है तो उसमें आपका रेफरेंस पॉइंट ए है कि आप ए से सारे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, और जब आप बोल रहे हो आंसर 7 तो आपका रेफरेंस पॉइंट बी हो गया है ना? तो ऐसे ही हम लोग जब भी फिजिक्स में या कभी भी हम कोई भी मोशन डिस्क्राइब करते हैं तो मोस्टली एक्स वाई जेड की फॉर्म में करते हैं कि उसका एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, जेड एक्सिस में कितना है, और उस पॉइंट को फिर ओरिजिन से जब हम बनाते हैं तो क्या बन जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पोजीशन वेक्टर बन जाता है। जब हमने वो पॉइंट लिया, बोलो, कुछ नहीं, हमने जब पॉइंट लिया तो हम उस पॉइंट की पोजीशन जब ओरिजिन से बताते हैं तो वो पोजीशन वेक्टर बन जाता है। पर हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन हम किसके रेफरेंस में बता रहे हैं? ओरिजिन के रेफरेंस में, कि ओरिजिन से कितना लेफ्ट, कितना राइट, कितना ऊपर, कितना नीचे। क्लियर है सबको? यस मैम ओके। अब हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप ऑफ मोशन है, 1D 2D और 3D। 1D का मतलब आप सबने बोला स्ट्रेट लाइन, पर स्ट्रेट लाइन अलग अलग तरीके से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है राइट साइड वाली, ये ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन है, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसमें अगर मेरे को कहीं पर भी पार्टिकल है तो उसकी पोजीशन बताने के लिए मेरे को सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. ऐसे ही कभी अगर वो इस वाली डायरेक्शन में है तो इसको बताने के लिए भी एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई वाला। पर अगर मेरे पास यहाँ बीच में कोई लाइन आ रही है जिसमें एक्स भी है और वाई भी है तो अब कितने कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे? 2 वो चाहिए। तो ये वाला मोशन 1D में नहीं आएगा। 1D में वही मोशन आता है जिसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए। अब जैसे ही हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कि मतलब एक्स एक्सिस पे भी कितना डिस्टेंस है और वाई एक्सिस पे भी कितना, उनको मिला के एक पॉइंट बना, तो हमें 2D मोशन बोलते हैं उसे। ये बात समझ आई है सबको? यस मैम अगर 2D वाले में हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ही कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं एक्स वाला, कि एक्स एक्सिस पे इतना दूर है, तो वाई पे तो वो कहीं पे भी हो सकता है, फिर ऐसे ऐसे रैंडम हो जाएगा वो तो उसकी पोजीशन फिक्स करने के लिए ही हमें दूसरा कोऑर्डिनेट भी चाहिए। फिर अगर मेरे को सिर्फ एक्स वाई नहीं जेड भी चाहिए, मतलब कहीं वो हवा में था बीच में, जैसे इस क्यूब में है, तो मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई हाइट कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, तीनों चाहिए, तो वो 3D मोशन हो जाएगा। तीनों क्लियर है ये? यस मैम 2D वाले में जरूरी नहीं है सिर्फ एक्स वाई ही हो, एक्स वाई हो, वाई जेड हो, जेड एक्स हो, ये सब चलेंगे, कोई कंडीशन नहीं होती। अब आप लोग को क्या करना है, क्या एक्टिविटी है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं आपको, आपके रूम में बहुत सारी चीजें होंगी, आपको अलग अलग चीजों का एग्जांपल देना है। कोई 2D से आप बता सको जिसकी पोजीशन, और किसी चीज जो आप 3D से बता सको। जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरे रूम में जो फोटो फ्रेम है वो दीवार पे लगा हुआ है, तो उसकी पोजीशन बताने के लिए मेरे को सिर्फ 2 ही चीजें काफी हैं कि दीवार पे कितना ऊपर और कितना लेफ्ट या कितना राइट। अब आप बताओ कोई 2D का एग्जांपल। मैम प्रोजेक्टाइल मोशन भी हो सकता है। प्रोजेक्टाइल मोशन भी हो सकता है। मैं मोशन नहीं पूछ रही, अभी थोड़ा सिंपल पे आते हैं कि कोई चीज बताओ, वो करेक्ट है आपका आंसर। कोई चीज बताओ जिसकी आप पोजीशन बता सकते हो सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट की मदद से। मैम फैन Notebook. फैन की बता सकते हो, नोटबुक की बता सकते हो। और 3D में अगर पूछूं तो मैं मैम रूम की जो वॉल्स है। वॉल्स, मतलब वॉल्स में क्या? मैम फ्रेम
मैम रूम्स में जिससे लेंथ ब्रेथ और हाइट। हाँ, लेंथ ब्रेथ हाइट, उसमें हमें तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए। और कोई? मैम डाइस। हाँ, डाइस में भी आपको तीनों चाहिए, है ना। और ऐसे ही अगर हमारे पास कोई मच्छर उड़ रहा है हवा में, तो उसकी पोजीशन बताने के लिए भी कितने कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे? 3 तीन चाहिए। पर अगर वो दीवार पे चिपक जाए तो मैम 2 मैम 2 2D। कोई coordinate चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया 1D, 2D और 3D। ओके, यस मैम। अब हमारे पास आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं हमारे पास? शॉर्टेस्ट पाथ होता है। और डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। यही मतलब होता है दोनों का। यस मैम। मैम कौन सा स्केलर होता है, कौन सा वेक्टर? मैम मैम डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर होता है। कुछ नहीं समझ आ रहा, आगे से ना हैंड रेस करना, सबने ना खिचड़ी पका दी यहाँ पे। बोलो तो मैं ना। यस मैम। मैम जो डिस्टेंस होता है मैम वो स्केलर होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी आप या तो आराम से आंसर करना सब लोग, वरना एक एक करके टर्न करेंगे अब। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर बात कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो जैसे आदमी इतनी देर से घूम रहा है बेचारा, तो जब वो राइट साइड में गया 6 प्लेस तक, यहां तक, तो उसका जो एक सेकंड, यहां तक गया तो आप देखो डिस्टेंस 6 था। अभी जाएगा वो, और फिर वो वापस आ रहा है तो भी उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है, 10 तक पहुंच गया। देखा है ये सबने? यस मैम। यस मैम। साथ में जो आगे बढ़ता जा रहा है वो एडअप होता जा रहा है। खीर गंगा, आपको कोई डाउट है? आपका नाम क्या है? फिर अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट जब तक वो दूर जा रहा था, मतलब 6 तक, तो उसकी वैल्यू 6 हो गई। पर जैसे ही वो पास आता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज इस वाले पॉइंट पे उसे आना है, तो वो क्यों वहां तक जाएगा फिर वापस आएगा? वो डायरेक्ट ही छोटा रास्ता पकड़ के भी आ सकता है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जो लॉन्ग पाथ है वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब अगर मेरे पास, मैं आप जो क्लास में स्कूल में जब पेपर होता है, यस यस मैम। मैम। तो कितने यस मैम। आप सब लोग अच्छे बच्चे हो, है ना। मैं आप लोग की बात नहीं कर रही हूँ, अभी किसी और की बात कर रही हूँ। कुछ स्टूडेंट हैं, जैसे सपोज यहाँ पे क्लास है उनकी, और उनको पेपर में आ नहीं रहा था, और ये वॉशरूम है। तो अब ये स्टूडेंट सोचेगा कि ना मैं एक बार बाहर चला जाता हूँ, कोई ना कोई फ्रेंड मिल जाएगा रास्ते में, उससे पूछ लूंगा इस क्वेश्चन का उसने क्या करा, है ना। तो इस स्टूडेंट ने क्या किया, ये एक छोटा रास्ता चुनने की बजाय ये सबसे लंबे रास्ते से वॉशरूम गया, ताकि कोई ना कोई तो उसे मिल जाए। फिर क्या हुआ, इसको आंसर तो पता चल गया, पर इसने सोचा मैं भूल जाऊंगा, तब लंबे रास्ते से नहीं जाता, अब सबसे छोटे रास्ते से जाता हूँ। तो जो सब पहला रास्ता था वो डिस्टेंस था या डिस्प्लेसमेंट था? डिस्टेंस था। और सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट। आ गया सबको समझ? आ बिल्कुल। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हमारे पास यहाँ पे दो पोजीशन है बेसिकली। यहाँ पे हमारे पास ये जो इस पॉइंट से लेके कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है बी तक, फिर वहां से वो यू टर्न करके वापस सी पे आ रहा है। तो अगर मैं इनका नाम दे देती हूँ, मेजरमेंट दे देते हैं, ये है 10, ये है 2, तो डिस्टेंस कितना होगा? 12। और अगर आप ए मैम बी 12। और सी की टर्म्स में बताओ तो कैसे बताओगे? डिस्टेंस कैसे निकाला? AC प्लस BC। AC ए सी प्लस बी सी। AC प्लस CBC। AB प्लस CB। ए बी प्लस बी सी, करेक्ट। और अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? AB माइनस BC। क्या सॉरी AC माइनस BC। डिस्प्लेसमेंट नंबर बताओ कितना आएगा? 8। 8। तो
AC माइनस BC कैसे बोल रहे हो आप लोग? AB माइनस B minus AB माइनस BC। हाँ, वैसे बोल सकते हो AB माइनस BC, है ना। पर अगर मैं ये बोलूं कि नहीं आप लोग गलत बोल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट को मैं ये भी लिख सकती हूँ AB प्लस BC, तो क्या ये पॉसिबल है? No, ma'am. अच्छा, अगर मैं इसके नो ऊपर मैम। एरो लगा दूं तो क्या ये पॉसिबल है? Yes, ma'am. Yes. यस। चाहिए यस बोल रहे हो, जिनको डाउट है वो उनके लिए क्लियर करते हैं कैसे आएगा। जब आपने एरो लगा दिया मतलब वो वेक्टर बन गया, डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी। तो सपोज हम जब मोस्टली केसेस में लेते हैं राइट साइड वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन नेगेटिव, तो जो भी रास्ता वो राइट में जा रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, और लेफ्ट में जो जा रहा है वो नेगेटिव। तो ए बी की वैल्यू है 10, और क्योंकि वो राइट साइड में है तो हमने लिखा +10। पर जो BC है वो क्या जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट वाली तरफ, इसलिए हम उसको लिखेंगे -2, +2. और इससे आंसर जो आएगा वो आएगा +8। अब यहाँ पे प्लस लगा हुआ है मतलब इस ऑब्जेक्ट के राइट साइड में है 8 डिस्टेंस। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। और आप इसको डायरेक्ट AC वेक्टर भी बोल सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में चेंज कर दूं थोड़ा सा, मेरे पास है यहाँ पे A B, और यहाँ से जो पार्टिकल था वो यहाँ पे घूम के ऐसे इधर गया, ये पूरा है 10 और ये है 15, तो डिस्टेंस कितना होगा? 25. 25। मैम 25 डिस्प्लेस -5 -5. -5 -5। ये है बस 15 यहाँ से यहाँ तक। 5। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है 15। क्या आंसर? बताना क्या है? क्वेश्चन रिपीट करना दो। मैं कह रही हूँ कोई ऑब्जेक्ट था वो A से B गया, फिर वापस यूटर्न मार के अब वो C पे गया, और C और A में डिस्टेंस है 15। तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। -15. -15 आएगा, 5 नहीं आएगा। अब वो यहाँ से स्टार्ट करा पर उस वो पहुंच के लास्ट में C पॉइंट पे जो 15 डिस्टेंस दूर है, तो वहां पे मिनिमम पहुंचने के लिए तो उसे 15 स्टेप तो चलने पड़ेंगे ना, यस मैम। Yes, ma'am. क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट वाली। मैम समझ नहीं आया। और केतकी देखो पहले वो राइट साइड में गया और लेफ्ट साइड में गया, तो यहाँ वाला तो वो कैंसिल ही हो गया कि उसका तो वेस्ट ही हो गया, वापस A पर आ गया। पर उसके बाद भी वो 15 डिस्टेंस जब चला तब जाके वो C पे पहुंचा है, और क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हमने बोला -15। समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। यस मैम। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ही एक्सप्लेन कर रखा है फिर से कि जब भी हमारे पास एक पॉइंट है उसकी हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की मदद से पोजीशन बता सकते हैं ओरिजिन से। तो अगर मेरे पास 2, 3, 4 है, 2, 3, 4, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? मैम एक्स वाई। हाँ, क्या हो जाएगा? मैम 2i + 3j + 4 + 4k. करेक्ट, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, जो x वाला कंपोनेंट y के साथ, y वाला j के साथ और z वाला k के साथ। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। फिर हमारे पास था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसमें हमने क्या किया था, 2 पॉइंट लिए थे, फिर उन दोनों को ज्वाइन करके 2 पोजीशन वेक्टर बने थे, और जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनता था इनके बीच में तो वो किसके इक्वल होता था? किसके इक्वल होता था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? सब भूल गए ना? मैम 0 की। नहीं,
इनका डिफरेंस करते थे ना हम लोग, R2 माइनस R1। मैम उनके बीच का डिस्टेंस। हाँ, उनके बीच का डिस्टेंस। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे, एक के पोजीशन वेक्टर में से दूसरे को माइनस करना है। अब वो समझो माइनस कैसे करना है कि अगर हमारे पास पी क्यू वेक्टर है, मतलब हम P से Q तक गए, और अगर Q P वेक्टर है तो मतलब Q से P तक गए। तो फिजिक्स में जब भी हम कोई चीज कैलकुलेट करते हैं तो हम फाइनल में से इनिशियल वाली माइनस करते हैं। जैसे यहाँ Q तक गए तो Q फाइनल वाला पॉइंट है, यस मैम। यस मैम। तो Q के पोजीशन वेक्टर जो यहाँ पे R2 है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे R1 वाला। पर इस वाले केस में हम Q से P तक गए तो P हमारा फाइनल पॉइंट है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए करेंगे R1 माइनस R2। क्लियर है सबको? यस मैम। यस तो अगर मेरे पास है फिर से 1 2 3 और 4 5 6, ये है P, ये Q, तो P Q वेक्टर की वैल्यू बताओ। मैम 1/4। P Q वेक्टर की क्या हो जाएगी? -3 3, माइनस कैप 3 J कैप 3K कैप। करेक्ट, 3 I कैप 3 J कैप 3 K कैप। हमें क्या करना है, Q फाइनल पॉइंट है तो Q वाले में से P को सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो X वाले में से X को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 4 में से 1 गया 3 और ये X डायरेक्शन में है तो I कैप। फिर 5 में से 2 गया 3 3 J कैप, और 6 में से 3 गया 3 3 K कैप। क्लियर है ये सबको? यस मैम। यस मैम। किसी को डाउट है क्या? नो मैम। नो मैम। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम and walks for 500 meter due south, 400 meter due west, and 200 meter due north to reach his school. What is the distance covered by the boy and the displacement from home to school? तो सबसे पहले वो साउथ में गया, फिर वेस्ट में गया, फिर नॉर्थ में, और हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेंगे। सबसे ऊपर कौन सी होती है, ये वाली? नॉर्थ। नॉर्थ। नीचे वाली? साउथ। ये वाली? ईस्ट। ये? ये वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सबसे पहले गया है साउथ में 500 मीटर। तो अगर मेरे पास होम यहाँ पर है इस पॉइंट पे, तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊं 500 मीटर? साउथ। साउथ के मतलब कहाँ पे बना हुआ है एरो? नीचे को। नीचे को बना देते हैं 500 मीटर। उसके बाद वो कहाँ गया? मैम नॉर्थ। वेस्ट में गया। 400 मीटर। 400 मीटर ड्यू वेस्ट। तो वेस्ट के लिए कहाँ पे किस तरफ बना हुआ है एरो? मैम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। यहाँ पे बना देते हैं 400 मीटर में एरो। उसके बाद नॉर्थ को 200 मीटर। 200 मीटर बनाए ड्यू नॉर्थ। राइट में, मतलब यहाँ ऊपर की तरफ है ना। यस मैम। ये 200 मीटर हो गया। तब यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, दो डायरेक्शन के बीच में एंगल। यस ऐसे यहाँ पे भी 90 हो जाएगा। तो अगर मैं इस 400 मीटर के पैरेलल एक और लाइन बनाऊं तो ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, ये भी 90, यस मैम। और यहाँ पे क्या है, हमारा स्कूल हो गया इस पॉइंट पे। अब अगर ये पूरी जो लेंथ है 500 है तो ये कितनी हो जाएगी? 300। और ये 400 है नीचे वाली, तो ये कितनी हो जाएगी? 400। अब अगर मेरे को डिस्टेंस बताना है तो डिस्टेंस कितना होएगा H से S तक का?
मैम 1100. 1100 हो जाएगा। 500, 400 और 200, 1100 हो गया। अब अगर $1100. हाँ 1100। अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है तो सबसे छोटा रास्ता तो इन दोनों को स्ट्रेट ज्वाइन करके ही बनेगा। हमने Yes, join ma'am. किया। अब अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को बोल रही हूँ O, तो अगर हम बात करें HSO ट्राइंगल की, तो H उसमें क्या है, हमारे पास जो बेस है वो 400 का हो गया, जो परपेंडिकुलर है वो 300 की हो गई, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? 400. नहीं 400 नहीं आएगा। कैलकुलेट करो सब लोग। अगर बेस 400 है, परपेंडिकुलर 300 है, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? 1600 plus 9. 500. 200. 1600 प्लस 900 कितना हो जाएगा? No. 2500। इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा? 500. Yes, एक से- 500. 1600 नहीं आएगा, ये स्क्वायर करके आएगा। 400 का स्क्वायर करोगे तो वो 2 जीरो का भी तो स्क्वायर होएगा ना। Yes, ma'am. Yes. तो हमारे पास आ गया ये, और इसका आप अंडर रूट करोगे तो आ जाएगा 500। ये क्लियर है सबको कैसे आया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 500। Yes, ma'am. अगर अब मेरे को डायरेक्शन बतानी है, क्योंकि ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है और मेरा होम या सेंटर में है, तो मैं किस तरफ बनाऊं एरो स्कूल जाने के लिए? Ma'am, left side. Left. लेफ्ट में कहाँ पे? कौन सी जगह में? डायरेक्शन बताओ। Ma'am, east. इधर West. इधर बनेगा ना एरो। Yes, sir. ये कौन सी डायरेक्शन है? Ma'am, west. यहाँ पे साउथ भी है और वेस्ट भी West. है, तो इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब साउथ वेस्ट में 500 मीटर जाने के तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ऐसे भी ऐसे भी। तो हम करेक्ट रास्ता बताने के लिए हमें यहाँ पे एंगल भी बताना पड़ेगा, मतलब ये ऊपर वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो वो निकालते हैं। अगर ये एंगल को मैं बोल रही हूँ थीटा, तो tan थीटा कितना आएगा? Perpendicular upon base. Perpendicular upon base. ये तो करेक्ट है। परपेंडिकुलर कितना है? 400. 300. 400 अपॉन 300। ये हो गया 4/3। यहाँ तक डाउट किसी को? No, ma'am. No, ma'am. अब जब मैंने मैजिक ट्रायंगल बताया था जिसमें 37 53 डिग्री था, तो उसमें tan थीटा की वैल्यू 4/3 तभी पॉसिबल है जब ये वाला एंगल हो हमारे पास 53। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना एंगल आ गया? 53। 53. तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा स्कूल के लिए? हमें 53 डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, टुवर्ड्स वेस्ट, और 500 मीटर इन द साउथ। South. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. अब अगर हम बात करें स्पीड और वेलोसिटी की, तो उससे पहले बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट कभी 0 हो सकता है जब बॉडी मूव करती है? Yes, ma'am. No, ma'am. कब होता है Yes, 0? ma'am. Yes, ma'am. जो इनिशियल पॉइंट पे आ जाती है. Initial point से करेक्ट, जब स्टार्टिंग और इनिशियल और हाँ, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। क्या डिस्टेंस कभी 0 हो सकता है जब हम मूव कर रहे हो? नो मैम. डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा। अब Ma'am, क्या displacement हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? Yes, अच्छा, ma'am. क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? No, ma'am. नो मैम. No, ma'am. डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, उसकी मिनिमम वैल्यू जो है होती है 0। क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? यस मैम. Yes, ma'am. कब होगा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव?
जब फाइनल से वापस इनिशियल में आएंगे। जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तब बोलते हैं। Yes. यस मैम। तो अब हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को यूज करके बना स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कौन सी वेक्टर होगी, कौन सी स्केलर होगी? स्केलर और ओके। अब जैसे स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसी स्पीड भी नेगेटिव नहीं होती, पर वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। अच्छा, अब ये सोच के बताओ, डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट? Distance. करेक्ट। डिस्टेंस हमारे पास हमेशा बड़ा होता है कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। इक्वल हो सकता है पर से छोटा नहीं होगा। तो अगर ये फॉर्मूला है तो ये बताओ स्पीड बड़ी होगी या डिस्प्लेसमेंट? करेक्ट। आप ये भी समझ सकते हो, इसको अगर मैं दोनों साइड टाइम से डिवाइड करूंगी तो ये वाली चीज बड़ी है, तो ये हो गई हमारी स्पीड और ये हमारी वेलोसिटी। क्लियर है ये सबको? यस मैम। ओके। ये तो वही क्वेश्चंस हैं जो मैं ऑलरेडी आपसे पूछ चुकी हूँ। अब हमारे पास आता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हमारे पास 5 चीजें होती थी तो मैथ्स में उसका एवरेज कैसे निकालते थे? करेक्ट। उन सबको ऐड करते थे और 5 से डिवाइड करते थे। तो जब हमारे पास किसी भी चीज का एवरेज निकालना होता है, हम उन सबको ऐड करते हैं और जितनी चीजें होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो जब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी तो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज के लिए हम छोटे जो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है उनको ऐड करेंगे और उनके लिए जो छोटा छोटा टाइम है उन सबको ऐड करेंगे और फिर उन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। ये समझ आया सबको? यस ओके। और अगर मैं पूछूं इंस्टेंट नूडल्स क्या होते हैं? एक बार रिपीट करना। इंस्टेंट नूडल्स क्या होते हैं? मुझे जल्दी पक जाते हैं। है ना, वो जो जल्दी पक जाते हैं, फटाफट बन जाते हैं। तो जो चीज फटाफट या एकदम से बन जाती है उसे कहते हैं इंस्टेंट नूडल्स, है ना, मैगी वगैरह। ऐसे ही मैं बात कर रही हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो मतलब एकदम से बताना है कि अभी बताओ एकदम कि अभी क्या वेलोसिटी है। जैसे आप कहीं घूमने गए और आप ये बोलो कि जब 8:05 की टाइम हो रहा था तो आपकी वेलोसिटी 70 थी, तो वो क्या है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पर अगर आप बोल रहे हो कि भाई आज तो इतना जाम था, हम पूरा टाइम 20 की स्पीड से चल रहे थे, तो वो क्या है आपकी एवरेज वेलोसिटी। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? यस मैम। ओके। अब होती दोनों वेलोसिटी ही हैं, तो दोनों की दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है मेरी? मैम मैं ये पूछ रही हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? LT-1 है तो वेलोसिटी ही, तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा। अब उसका फॉर्मूला देखते हैं एक बार। हमारे पास जब हम पूरे टाइम की अगर हम छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिलती है। तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं कि फाइनल पोजीशन क्या थी हमारी माइनस इनिशियल पोजीशन, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई टोटल कितना डिस्प्लेस हुआ और उसी के लिए जो टाइम था उसका चेंज। जहां पे भी एफ लगा है मतलब फाइनल और जहां पे आई लगा है मतलब इनिशियल। अब आप यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपके एक आदमी घूम रहा है, तो जब वो पूरा टाइम घूम रहा है तो एवरेज वेलोसिटी फिक्स है 3.5, वो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट और टाइम से मिली। पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज होती चेंज हो रही है। ठीक है। तो उसी से प्रूव हो गया कि हर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी मिलती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखते हैं तब भी
वेलोसिटी है तो चेंज आएगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इतने टाइम में। पर हमने यहाँ पे नीचे लगाया लिमिट और लिखा है डेल्टा टी, और इस एरो का मतलब है टेंड्स टू 0। मतलब हमें ये देखना है कि जब टाइम ऑलमोस्ट 0 से चेंज हुआ, जैसे 0.001 सेकेंड, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसी से हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। ये बात समझ आई? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब हम वो लगाते हैं तो हमारे पास मैथ्स आप लोग के पास नहीं है, तो उससे हमारे पास जब लिमिट लगाते हैं तो हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला मिल जाता है। तो अगर हमें कभी भी निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हम डायरेक्टली डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएशन किसका, डिस्प्लेसमेंट का, तो हमें इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा। समझ आया ये सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v1 फॉर 1/3 ऑफ टाइम एंड फॉर रिमेनिंग टाइम विद v2, और हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारे पास एक बॉडी थी, सपोज टोटल टाइम है t, तो वो t/3 मतलब 1/3 ऑफ टाइम मूव कर रही थी वेलोसिटी v1 से, और जो बचा हुआ टाइम था वो मूव कर रही थी v2 से। तो यहाँ के लिए टाइम कितना हो गया सेकंड वाले पाथ के लिए? T by 60. क्या बोल रहे हो? सेकंड वाले पाथ के लिए टाइम कितना होगा अगर टोटल टाइम t है? T minus T upon T by 3. -t/3 टोटल टाइम t था, और फिर t/3 ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो हमारे पास बचेगा 2t/3। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब ये बताओ, मैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये लिख सकती हूँ, v1 प्लस v2 अपॉन t1 प्लस t2, टोटल Yes, वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, जो ma'am. जो यस मैम कर रहे हैं सब हैंड रेज करते जाओ। बाकी लोग, आप लोग नो बोल रहे हो? ठीक है, काफी स्टूडेंट्स ने कर दिया। अब मेरे को एक बार बताओ, वेलोसिटी है ऊपर, वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करते तो क्या बनता है? डिस्प्लेसमेंट। अरे वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करते तो क्या होगा? Velocity. वेलोसिटी, और टाइम को टाइम में ऐड करें तो मैम टाइम। Time. वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड करेंगे, वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? Acceleration. Acceleration. हाँ, और यहाँ पे क्या पूछा था? Average एवरेज velocity. Velocity. तो ये फॉर्मूला करेक्ट है? नो मैम। No, ma'am. Oh, ma'am. मैम। कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसे चेक कर लिया करो कि अगर हमने लिखा वेलोसिटी अपॉन टाइम तो ये तो एक्सेलरेशन में जाएगा, तो वेलोसिटी में तो ये फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। जब हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो हमें क्या लेना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। तो अगर मेरे पास है ऊपर जैसे टोटल डिस्प्लेसमेंट और नीचे होना चाहिए टोटल टाइम, तो अगर मैं ऐसे लिखूं स्पीड वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा वेलोसिटी की टर्म्स में? Velocity upon time. v इंटू टी आ जाएगा, यस मैम। वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो ये फर्स्ट वाला पाथ है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है? V1. Ma'am, V1 into Plus. 3 upon 3. देखो v1 क्या बोल रहे हो नेहा? Ma'am, V1 into 3 upon 3. करेक्ट, v1 मेरी वेलोसिटी है
और t/3 मेरा टाइम है, तो v1 इंटू t/3। और जो दूसरे वाला है उस केस में कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? मैम V2 V2 into 2t v2 इंटू 2t/3। और टोटल टाइम कितना था? मैम टी t। अब आप बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए, ए, बी, सी या डी? मैम डी मैम डी एक एक करके बोलो। मनीषा बोलो। मैम बी मैम ए ए होगा। देखो यहाँ पे बी कैसे बोल रहे हो, एक के नीचे 3 लगा हुआ है, दूसरे में भी 3 लगा हुआ है, पर उसमें ऊपर 2 भी तो है। यस मैम आप जब ऊपर वाली टर्म में से t को कॉमन लोगे तो आपके पास अंदर बचेगा v1/3 प्लस 2 v2/3, और डिनोमिनेटर में एक t था पहले से, इस t से इसको t को कट कर दिया। अब बताओ कौन सा आंसर आएगा? मैम ए ए हो जाएगा। तो हमारा आंसर ए। क्लियर है सबको? यस मैम तो यस मैम हमें वेलोसिटीज को ऐड करके टाइम से नहीं डिवाइड करना। वेलोसिटी और जो भी चीज दे रखी है, टाइम दे रखा है जैसे यहाँ पे, तो उसकी मदद से डिस्प्लेसमेंट निकाला है। ऐसे अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा होगा तो उसकी मदद से टाइम निकालना पड़ेगा। क्लियर है ये? यस मैम यस मैम ओके। विमल आपको कोई डाउट है? नो मैम ओके, आपका हैंड रेज है। अब यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रखा है कि हमारे पास एक कार जा रही थी, तो उसके लिए हमने निकाला था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 4t² प्लस 2t, और हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है 2 सेकेंड्स पर। तो मैं डिस्प्लेसमेंट लिख देती हूँ यहाँ पे, 4t² प्लस 2t मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, मतलब x। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है जब टाइम 2 सेकेंड है। इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, यस मैम yes upon dt ds अपॉन dt, है अपॉन ना? यहाँ पे मतलब dx/dt। और इसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं? मैम डिफरेंशिएट डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब x की वैल्यू हमें गिवन है, तो उसका सीधा डेरिवेटिव कर देते हैं। 4t² प्लस 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा? डेरिवेटिव करोगे तो मैम कांस्टेंट पहले बाहर आ जाएगा। हाँ, तो फर्स्ट वाली टर्म से क्या है अंदर? मैम 4 हाँ, अंदर मैम अंदर क्या आएगा? मैम एक पावर कम हो जाएगी। हाँ, तो इसका बताओ ना डेरिवेटिव, पावर 2 का। टी मैम टी उसकी पावर नहीं आएगी आगे, 2t होना चाहिए ना। 2t हाँ, सेकेंड वाली टर्म में क्या हो जाएगा डेरिवेटिव t का? t नहीं, मैम टी t माइनस टी कितना होगा t का डेरिवेटिव? मैम टी का डेरिवेटिव t टी माइनस आएगा। 1 मैम t नहीं, t नहीं आएगा, ये t की पावर 1 है, निकालो फॉर्मूले से। अगर पावर 1 मैम 0 नहीं, 0 भी आएगा। फॉर्मूला यूज करो, t की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n t की पावर n-1। कितना आ रहा है डेरिवेटिव? टी की पावर n-1 अपॉन मैम 2 और 1 कौन बोल रहा है? करेक्ट आंसर दीक्षा, 1 ही आएगा। जब हम t का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो पावर 1 है,
1 सामने आई, t की पावर 1 माइनस 1 मतलब t की पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 तो 1 हो जाता है ना, यस मैम। तो यहाँ पे बस 1 रह गया। तो डेरिवेटिव करने के बाद हमें मिला at+2। समझ आया ये सबको? यस यस मैम। तो डेरिवेटिव ध्यान से करो जब हमारे पास मैम। पावर 1 है उसका भी। तो अगर अब मैं उसने पूछा था वैल्यू बतानी है जब टाइम 2 सेकेंड्स है, तो कहाँ पे पुट करे 2? मैम टी की जगह। टी की जगह 2 पुट करेंगे, वेलोसिटी है। अच्छा उससे पहले बताओ वेलोसिटी कौन से वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है? हाँ, वेलोसिटी कौन से वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है यहाँ पे? इंस्टेंटेनियस। टाइम पे डिपेंड कर रही है ना वेलोसिटी। यस मैम। फॉर्मूले में टाइम आ रहा है तो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है। अब बताओ मेरे को वैल्यू 2 सेकेंड्स के लिए। मैम 18। बी 18। मैम 18। अगर मैं पूछूं इंस्टेंटेनियस बतानी है 3 सेकेंड्स पे? 24 94। मैम 20। 34। 22। अरे +2 भी है, भूल गए ये? 26 20। करेक्ट। और अगर मैं पूछूं 0 टाइम पे? ये तो ऑब्जेक्ट जब टाइम स्टार्ट करा हमने लेना तो रेस्ट पे था या मोशन पे था? किस पे था? मैम रिपीट। मैम मोशन में। मैं ये पूछ रही हूँ कि जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था या मोशन पे था? मैम रेस्ट में था। मैम रेस्ट। मैम रेस्ट पे। वेलोसिटी कितनी आ रही है 0 टाइम पे? मैम 2। मैम 2। तो 2 की वेलोसिटी और आप कह रहे हो रेस्ट पे भी है। मैम मोशन में। मोशन पे। मैम मोशन। जब तक वेलोसिटी 0 नहीं होगी वो रेस्ट पे नहीं होगा ना। यस यस मैम। समझ आया सबको ये? यस मैम। ओके। अब यहाँ पे है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जैसे एवरेज वेलोसिटी होती थी ऐसी एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और फिर अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस की मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे हम यहाँ पे देखें एक कार मूव कर रही है तो एवरेज वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है इस पूरे रास्ते की। पर इंस्टेंटेनियस क्या है, किसी भी बीच में पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगी। अब अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसका तो इजी फॉर्मूला है, सारे डिस्टेंस को ऐड करा टाइम से डिवाइड कर दिया। पर अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, उसमें से बस डायरेक्शन हटा देंगे, उसका बस मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। समझ आया सबको ये? यस मैम। तो दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, पर जब हमें स्पीड निकालनी है तो बस उसकी क्या करेंगे, डायरेक्शन हटा देंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अ बॉय कवर्स अ डिस्टेंस ए बी of 2 kilometer with speed of 2.5 kilometer per hour while going from A to B and then comes back from B to A with speed 0.5 kilometer per hour और हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि एक बॉय है वो A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रहा है और फिर वापस B पॉइंट से A पॉइंट पर आ रहा है। तो जाते हुए भी 2 किलोमीटर जा रहा है और आते हुए भी 2 किलोमीटर। तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ कि वो ऐसे गया सीधा 2, मतलब अभी डायरेक्शन अगर इग्नोर कर दें तो ये भी 2 है और ये भी 2 है। डायरेक्शन इग्नोर इसलिए कर रही हूँ मैं क्योंकि हम स्पीड निकाल रहे हैं, वेलोसिटी नहीं निकाल रहे। समझ आया ये सबको? यस मैम। यस। तो अगर ये डिस्टेंस मेरा d है तो ये डिस्टेंस भी d है और पहले वाले केस में उसकी वेलोसिटी है v1 और दूसरे वाले में मान लेते हैं v2। V2। अब इससे हम ये v1 v2 v1 और d मैंने इसलिए लिया है ताकि अगर कोई रैंडम क्वेश्चन आए इसके अलावा
तो उसके लिए आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला तैयार हो जाए, वो फॉर्मूला बनाएंगे अभी। तो अगर मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस की, तो कितना हो गया ए से सी तक? 4 मैम 4 और डी और वी की टर्म्स में ही बताना है सब कुछ। 2D V1 plus V2 2D हो जाएगा ना, 2D V1 plus V2 और वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा पहले वाले केस में? 2 फिर से डी और वी की टर्म्स में ही बताना है, टाइम क्या होगा? 2 D टाइम डी अपॉन वी आ जाएगा ना। यस मैम yes मैम तो पहले वाले केस में हमारे पास डिस्टेंस डी है और वेलोसिटी v1 है, तो डी अपॉन v1 आ गया। और दूसरे वाले केस में क्या होगा फिर? मैम D upon D upon V2 डी अपॉन v2। अब क्या करते हैं, हम पूरी इक्वेशन में से डी को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बच गया ऊपर 2 और नीचे 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। यहाँ तक समझ आया सबको? yes मैम यस मैम yes मैम अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो एक एक्स्ट्रा टर्म न्यू, और यहाँ से भी डी था, इन दोनों को कैंसिल कर दिया। अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारे पास? ऊपर आ जाएगा 2v1 v2 और नीचे v1 प्लस v2। क्लियर है ये सबको? yes मैम yes ma'am एलसीएम लेंगे ऊपर मल्टीप्लाई किया है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है, सॉरी हमें डिस्टेंस दे रखा था 2 और 2, पर आप देखो फॉर्मूले में तो अब डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, बस वेलोसिटी से ही आंसर निकल जाएगा। तो अगर हम वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा 2 इंटू पहले वाली वेलोसिटी 2.5, दूसरी वाली वेलोसिटी 0.5 और नीचे दोनों वेलोसिटीज का सम मतलब 3। समझ आया है सबको? yes ma'am तो ये फॉर्मूला बन गया है एवरेज स्पीड का, जब हम आधा रास्ता v1 से ट्रैवल कर रहे हैं और एग्जैक्टली आधा ही v2 से कर रहे हैं, तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर हम ए से बी जा रहे हैं, बी से ए? 0 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। करेक्ट, क्योंकि स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही, पर वेलोसिटी करेगी। ओके, तो कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यहाँ तक रिवाइज करके लाना और इस क्वेश्चन की वैल्यू निकाल के आंसर लेकर आना है सबको। यस मैम ठीक है, बाय बाय देन एवरीवन। thank you ma'am thank you ma'am गुड नाइट।